गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 2 है ये। और इसमें आज हम पढ़ेंगे वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं उनके बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम इसमें यह भी जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इससे पहले की क्लास में, यानी कि इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले की वीडियो में हमने तो इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया था और साथ ही हमने जाना था केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें न्यू प्रॉपर्टीज़ वाले न्यू सब्सटेंस फॉर्म किए जाते हैं, यानी बनते हैं एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस से। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं रिएक्टेंट्स, दूसरे को कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि पार्ट लेता है, और प्रोडक्ट कहते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रॉपर्टी वाले मिलते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है उसका एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का डाइजेशन, फिर रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन में होने पे क्या क्या होता है, तो स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, और गैस का एवोल्यूशन होता है, यानी गैस बाहर निकलती है। इसके बाद आगे आज हम जानते हैं कि वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके। केमिकल रिएक्शन को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक है वर्ड इक्वेशन और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन इसको समझते हैं। वर्ड इक्वेशन जो वर्ड के थ्रू अलग अलग वर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलके क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये एरो के LHS में है, इसे रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और ये RHS में है एरो के, तो इसको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। अब जब इसी को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तब इसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये इसको आप कह सकते हो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला और सिंबल्स। जैसे Zn यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिलके क्या बना, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्टेंट्स है ये दोनों, और ये प्रोडक्ट्स है। अब देखिए केमिकल इक्वेशन जब होता है तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के मेन तरीके क्या है, कैसे लिखना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन से। इसमें एलिमेंट्स का सिंबल या फिर केमिकल फॉर्मूले का यूज़ करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में, और साथ में इसके फिजिकल स्टेट को भी लिखा जाता है। अगर नेसेसरी कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, और या फिर कोई और कैटलिस्ट है जिसका यूज हुआ है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम एरो के ऊपर रखते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि कैटलिस्ट आखिर है क्या। ये जो कैटलिस्ट है ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आखिर होता क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो नहीं करते, लेकिन रिएक्शन को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। इसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है हवा में, एयर में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब एक क्वेश्चन है आपके NCERT में, NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे क्लीन करना क्यों पड़ता है। तो देखिए क्लीन करना क्यों पड़ता है, तो इसका आंसर ये है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर पहले से ही
ऑक्साइड की लेयर होती है, तो ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए उसे क्लीन करना पड़ता है। तो उसके बाद जब आप उसे जलाते हैं तो जलाने के टाइम में क्या होता है कि मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो मैग्नीशियम है, ये जब इसके दोनों तरफ के यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों तरफ के अगर एलिमेंट्स सेम ना हो, यानी कि उसके एटॉमिक नंबर सेम ना हो, तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बैलेंसिंग यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यहाँ पे मैटर दे दिया है, ये गलत है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसलिए जो नंबर ऑफ एटम्स होता है एलिमेंट्स का केमिकल रिएक्शन में, वो सेम रहना चाहिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड। अब देखिए, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप अपनाने चाहिए, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका केमिकल इक्वेशन दिया हो उसके ऊपर बॉक्स को ड्रॉ कर देंगे। जैसे ये है, तो ऐसे बॉक्स हमने बना दिया। और बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे कि इसमें ध्यान ये रखना है कि बॉक्स बनाने के बाद हम इस बॉक्स के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो भी चेंज करना है बॉक्स के बाहर करना है, लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसमें के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि दोनों तरफ के एलिमेंट्स की काउंटिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। फिर उसके बाद H यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दो एलिमेंट इसमें अनबैलेंस है। कौन कौन से, एक है आयरन और दूसरा है क्या, ऑक्सीजन। गुड, ऑक्सीजन। और उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से आप टेबल स्टार्टिंग में टेबल बना कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे होगे कि ये जो है आपका आयरन ये अनबैलेंस है और ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस होगा, तो जैसे कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 4 हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे 4 नहीं लिखा जा सकता। 4 कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो 4 अगर हमने इधर लिखा तो अब क्या हो गया है, ये हाइड्रोजन हो गया 8। तो अगर हमने इधर 4 दिया, यानी कि किया इधर अगर 4 हमने किया ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, अब देखिए ऑक्सीजन के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 4। तो ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई 4 किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। तो लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे वाटर है ना, वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाइड हो गया, यानी कि हाइड्रोजन हो गया 8। तो हाइड्रोजन जब 8 हो गया तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 8 करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको भी 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा हमारा, आयरन। तो आयरन ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मिल जाएगा यहाँ। अब इसके फिजिकल स्टेट को दिखाने के लिए, जैसे कि आयरन सॉलिड है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, ये वेपर के फॉर्म में है तो इसलिए जी लिखा हुआ है। और फिर ये क्या है, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सॉरी आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कह दीजिए। तो फेरस ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है, तो इसलिए ये हो गया।
इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो सॉलिड स्टेट के लिए S लिखा जाता है, लिक्विड के लिए L लिखा जाता है, गैसियस स्टेट के लिए G, और एक्वस स्टेट यानी कि एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ लिखा जाता है। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये जो है ना कंडीशन, अगर कोई भी नेसेसरी कंडीशन हो, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट वगैरह हो, तो वो एरो के एबव या फिर उसके बिलो यानी कि उसके नीचे लिखा जाता है। तो इस पार्ट में हम इतना ही जानेंगे, और अगली जो वीडियो होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से की चर्चा करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।